त्रिशूल एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पैमाने की बचतें, या इसे कहते हैं पैमाने की मित व्ययिताएं। चाहे बचत कहो चाहे मित व्ययिता कहो, दोनों का मीनिंग क्या है? एक है। और यहां पर मित व्ययिता या बचत का अर्थ जो है वह लाभ से है कि किसी फर्म को जो लाभ प्राप्त होता है वही उसकी बचत कहलाती है। तो देखिए, पैमाने की बचतें या पैमाने की जो मित व्ययिताएं हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इकोनोमाइज ऑफ स्केल। स्केल मीन्स तो हो गया पैमाना, और बचतें के लिए क्या कहा गया है? इकोनोमाइज या मित व्ययिताएं। दो शब्द हैं, मीनिंग क्या है? एक ही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पैमाने की जो बचतें हैं जो कि किसी फर्म को प्राप्त होती हैं, किसी कंपनी को प्राप्त होती हैं, किसी फैक्ट्री को प्राप्त होती हैं। कब प्राप्त होती हैं? क्योंकि पैमाना का जो प्रतिफल है वह दीर्घ काल से संबंध रखता है, लॉन्ग रन से, लॉन्ग पीरियड से संबंध रखता है, इसलिए लिखा हुआ है दीर्घ काल। तो पैमाने की जो बचतें हैं किसी भी फर्म को, वो कब प्राप्त होती हैं? दीर्घ काल में प्राप्त होती हैं, अल्पकाल में नहीं होती मेरे भाई बहनों। प्राप्त कब होती हैं? दीर्घ काल में। क्योंकि दीर्घ काल में कोई भी फर्म है उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ बढ़ा सकती है। मतलब जितना मांग है बाजार में, वस्तु को खरीदने वाले जितने ज्यादा होंगे तो कंपनी अपने आकार को बढ़ाएगी, प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। ओके जी। तो इसलिए पैमाने की जो बचतें हैं वो दीर्घकाल से संबंध रखती है। अब बात करते हैं कि जब हम पैमाने की बचतों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं पैमाने का अर्थ। क्या चीज है पैमाना? तो पैमाने को इंग्लिश में कहते हैं स्केल। स्केल मीन्स पटरी नहीं है, फिट्टा नहीं है कि जिससे हम लंबाई नापते हैं। यहां पर पैमाने का अर्थ है फर्म के आकार से, और आकार में भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो फर्म कितने बड़े स्तर पर उत्पादन करती है, कि लाखों टन में करती है। ठीक है जी, चाहे वो मीटर में है चाहे लीटर में है, मीटर में है लीटर में है चाहे संख्या में है, कि हजारों वाहनों का उत्पादन, हजारों रेलगाड़ियों की बोगियों का उत्पादन। अब जैसे सीमेंट की बात करें कि सीमेंट जो इंडस्ट्री है, सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट का कट्टा 50 किलो का एक होता है। तो ऐसा नहीं कि एक दो कट्टे बनाए हो गए जी। लार्ज स्केल पर क्या होता है? उत्पादन होता है लाखों टन में। सीमेंट का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो पैमाने का अर्थ यहां पे लिखा उत्पादन की मात्रा से है, कि फर्म कितने बड़े स्तर पर कितना उत्पादन करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्पादन का पैमाना, कि जो उत्पादन का पैमाना है ये कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, उत्पादन का जो पैमाना है कि कोई फर्म उत्पादन बड़े स्तर पर करती है या छोटे स्तर पर करती है, इस अर्थ में है। तो उत्पादन का पैमाना दो प्रकार का है, दो प्रकार का है। पहला है बड़े पैमाने का उत्पादन, बड़े पैमाने का उत्पादन। ठीक है। और दूसरा प्रकार है छोटे पैमाने का उत्पादन। तो उत्पादन के पैमाने को हम दो भागों में बांटते हैं, कि कोई फर्म बड़े स्तर पर उत्पादन करती है तो उसे बोलेंगे बड़े पैमाने का उत्पादन। ठीक है। और कोई फर्म छोटे स्तर पर उत्पादन करती है, कम उत्पादन करती है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे छोटे पैमाने का उत्पादन। तो हम यहां पर किसकी बचतों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहां पर बड़े पैमाने की बचतों की। ठीक है। तो बड़े पैमाने के उत्पादन होने पर ही फर्म को बड़े स्तर पर लाभ होता है। दुनिया के जितने भी अमीर हैं, ठीक है, चाहे बिल गेट्स है चाहे अंबानी है, ओके, और या उससे ऊपर भी और है, तो उनकी क्या है? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें उनका अरबों खरबों का रुपये पैसे जो भी है वो लगा हुआ है। तो बड़े पैमाने का जो उत्पादन होता है उसी को ही पैमाने की बचतें दीर्घकाल में प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसी कंपनियों को, ऐसी फर्मों को लगाने के लिए अरबों रुपए की जरूरत पड़ती है। हम जैसे आदमी उसको नहीं लगा सकते हैं। जहां अंबानी, कौन सा अंबानी? मुकेश अंबानी रिलायंस जियो में अरबों रुपए लगा रहा है, क्या हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो रिलायंस जियो जो है वो बड़े पैमाने का उत्पादन है। तो जब बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है भाई,
तभी तो धन्ना सेठ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? धन्ना सेठ बना हुआ है। ऐसे ही अडानी ग्रुप है, तो अडानी ग्रुप भी अरबों में क्या है, पैसे लगा रखे, कई कंपनियां काम कर रही है। तो ये है बड़े पैमाने के उद्योग धंधे। थोड़ा देखते हैं कि बड़े पैमाने का उत्पादन होने पर ही क्या होती है, पैमाने की बचतें किसी फर्म को या उद्योग को प्राप्त होती हैं। अब देखिए बड़े पैमाने के उद्योग कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं भाई? उदाहरण के लिए हैं तो बहुत सारे, लेकिन ज्यादा नहीं, दो चार उदाहरण ले लेते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग। तो लोहा इस्पात जो उद्योग है, जो लोहा आपके घर में भी है भाई, खिड़की में लगा हुआ है, छत है तो सरिया लगी हुई है, वही है लोहा। बाइक भी बनी है, गाड़ी बनी है, कहीं ना कहीं लोहा तो लगा ही है उसमें ना। तो लोहा इस्पात जो उद्योग है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल, बड़े लेवल की, बड़े पैमाने की फैक्ट्री है। ओके जी। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ये भी बड़े पैमाने की क्या है, फैक्ट्री है। सीमेंट उद्योग, वाहन उद्योग, ठीक है जी। इसी प्रकार से जहां कंप्यूटर बनना है, कंप्यूटर उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, कई प्रकार के उद्योग है। जहाज रानी, जहां कौन से वाले जहाज, पानी में चलने वाले जहाज बन रहे हैं। तो ये बड़ी किस्म की क्या है, इंडस्ट्रीज है कि जिनको लगाने के लिए 2-4 रुपए की नहीं, 2-4 हजार की नहीं, अरबों और खरबों रुपए की जरूरत पड़ती है। और यही कंपनियां कैसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। कैसी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं इनको, क्योंकि इनका व्यापार भारत में नहीं है, भारत में भी है तो उधर पता चला दुबई में भी है, आगे चला ईरान में भी है, तो उधर चला तो सऊदी अरब में भी है, ब्रिटेन में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों में चल रहा है। ओके, तो बड़े पैमाने का उत्पादन, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि बड़े पैमाने का जो उत्पादन होता है उसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में जो फैक्ट्रियों का जो आकार होता है वो बहुत बड़े आकार का होता है, और इनके जो उत्पादन का लेवल होता है वो भी बहुत बड़े स्तर का होता है। बहुत ज्यादा ये क्या करती है, उत्पादन करती हैं। उत्पादन का पैमाना हम समझ गए हैं। अब आगे बात करते हैं पैमाने की बचतों के प्रकार। पैमाने की जो बचतें हैं कि जो कि बड़े बड़े उद्योग या बड़ी बड़ी फर्मों को प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी बचतें प्राप्त होती हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आंतरिक बचतें, इंटरनल इकोनॉमाइज, आंतरिक बचतें, और दूसरा आता है बाह्य बचतें। किसको प्राप्त होती हैं ये, बड़े पैमाने के उद्योग धंधों को, छोटे मोटे उद्योग धंधे नहीं मेरे भाई बहनों। कौन से छोटे मोटे उद्योग धंधे, जैसे लोहारगिरी है, इसको नहीं मिलने वाला है। किसी के घर पे चरखा लगा रखा है काटने वाला है, इसको नहीं मिलने वाला है। ठीक है जी। चूड़ी की दुकान है या चूड़ी बनाने वाली छोटी मोटी फर्में हैं, इनको नहीं मिलने वाला है। वही फर्में इसमें आती हैं कि जो कि बड़े स्तर पर उत्पादन करती है और जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ओके, और पैसा एक दिन में नहीं आता है। तो कुल मिलाकर पैमाने की बचतें जो होती है किसी फर्म को, वह दो प्रकार से प्राप्त होती है। एक है आंतरिक बचतें, दूसरा है बाह्य बचतें, इंटरनल इकोनॉमाइज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमाइज। ठीक है। तो बड़े पैमाने की बचतें कितने प्रकार की होती हैं, ये किसी फर्म को दो प्रकार से प्राप्त होती है। एक होती है आंतरिक बचतें और एक होती है बाह्य बचतें। आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहां पर, क्योंकि आगे तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि कहां कहां इनको बचत हो रही है, लेकिन बचत कब होती है। यहां पे दो चीज देखती है कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म। ठीक है जी। क्या देखती है, एक देखती है औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, यहां पर लिखा हुआ है। इससे पहला वाला हमारा जो टॉपिक था वो भी एवरेज कॉस्ट से ही संबंधित था। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद ये आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक होता है औसत लागत, ठीक है जी, और एक होता है औसत आय, AR, एवरेज रेवेन्यू। तो फर्म क्या देखती है, इन दोनों के अंतर को देखती है। इन दोनों के अंतर को देखती है कि मुझे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो जहां तक पैमाने की बचतें हम कह रहे हैं, यहाँ पर फर्म को लाभ होता है क्योंकि यह दीर्घ काल से संबंध रखता है। तो कैसे होता देखिए, आप इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि औसत लागत निकलती कैसी है। माना
100 वस्तुएं बनाने पर खर्च होता है किसी फर्म का, 100 वस्तुएं बनाने पर 2000 रुपए खर्च होता है। 100 वस्तुएं बनाने पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 2000 रुपए खर्च हो रहे हैं। ओके जी। तो एक वस्तु बनाने पर अर्थात औसत लागत कैसे निकलेगी? हमने क्या करना है कि 2000 में 100 का भाग देना, 100 वस्तुएं हैं और 2000, तो इसका भाग इसमें देंगे तो निकल आया कि एक वस्तु बनाने की जो औसत लागत है वो कितने रुपए है भाई? 20 रुपया है। ओके, इतना तो क्लियर हो गया कि औसत लागत कैसे निकलती है। अब जानते हैं दूसरे भाग में औसत आय कि ये जो वस्तुएं हैं 100 वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय, मतलब इतने में तो वस्तुएं बनी, अब इन्होंने इसको बनाकर बेचना है, बेचना ही तो है, रखना थोड़ी है, तो बेचना है। तो देखते हैं कि 100 वस्तुओं की बिक्री से मिलता है माना इनको 3000 रुपया। कितना हजार रुपये मिल रहा? 3000 रुपया। तो यहां पर इसका औसत निकालना है कि 3000 रुपये में 100 का भाग देना है, जो 100 वस्तुएं हैं, तो इसका भाग इसमें देंगे 30 रुपया। ठीक है जी, 30 रुपया। तो लागत कितनी है? एवरेज कॉस्ट कितनी है? 20 रुपये प्रति वस्तु। ठीक है, एक वस्तु की। और आय कितनी प्राप्त हो रही है एक वस्तु की? 30 रुपया। इट मीन क्या होगा? 30 में से 20 घटा दो तो फर्म को 10 रुपया का लाभ हो रहा है एक वस्तु के उत्पादन करने में। तो ये 10 रुपया जो है यही बचत कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लाभ की गणना करेंगे या बचत की बात करेंगे तो यहां पर फर्म का हम क्या देखते हैं? यही देखते हैं कि औसत लागत और औसत आय। यदि आय ज्यादा है तो समझ लीजिए कि फर्म लाभ में चल रही है, फर्म को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको आप देख लेंगे कि औसत लागत कैसे निकलती है और औसत आय कैसे निकलती है। तो फर्म हमेशा औसत लागत और औसत आय की तुलना करती है। यदि आय ज्यादा आ रही है तो वेरी गुड, प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएगी। ओके जी, तो हमने बात की कि पैमाने की बचतों के प्रकार, दो प्रकार की बात की। तो सबसे पहले हम जानते हैं, फर्स्ट नंबर पे लिखा है आंतरिक बचतें, जो यहां पर लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, बोर्ड पूरा भरा हुआ है। ठीक है जी, बोर्ड पूरा भरा हुआ है, इसलिए इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप मेरे साथ चलते जाइए तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता जाएगा, आपकी समझ में आता चला जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आंतरिक बचतें फर्म को प्राप्त होती हैं, लेकिन ये आंतरिक बचतें क्या हैं? सबसे पहले ये आना चाहिए। जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्यों, कौन, कैसे, ऐसे हम क्वेश्चन लगा दें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसका उत्तर हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो देखो आंतरिक बचतें क्या है? वे बचतें जो उत्पादन के पैमाने में विस्तार के कारण किसी फर्म को उसकी आंतरिक कुशलता, ठीक है जी, आंतरिक कुशलता एवं व्यवस्था के उचित प्रबंधन के कारण प्राप्त होती हैं। क्या बोल रहा है परिभाषा? कि वे बचतें जो उत्पादन के पैमाने में, अर्थात फैक्ट्री या फर्म जब उत्पादन के पैमाने में विस्तार करती है, यानी कि उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाती है। यदि वो 1 लाख वस्तुओं का उत्पादन कर रही है और उसको बढ़ाकर वो 5 लाख तक ले जाती है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा पैमाने में विस्तार। ठीक है जी, तो विस्तार के कारण क्या होता है? किसी फर्म को उसकी आंतरिक कुशलता, यानी कि जो फर्म है भाई, जब अरबों रुपए कोई फर्म खर्च कर रही है, कंपनी खर्च कर रही है, तो घाटा उठाने के लिए तो नहीं कर रही है। तो कंपनी में हर चीज, हर आदमी को, हर मशीन को, हर चीज को क्या करेगी? अच्छे ढंग से लगवाएगी, अच्छे ढंग से उनसे कार्य करवाएगी, तभी जाकर उसको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और हो भी रहा है, तभी तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? धनाढ्य हो रहे हैं, उनके जो मालिक हैं अमीर होते चले जा रहे हैं। तो जो आंतरिक बचत है वो किसी फर्म को क्या होती है, क्यों प्राप्त होती है? ये आंतरिक बचतें किसे कहते हैं? हम यही बता रहे हैं यहाँ पे कि वो फर्म को उसकी कुशलता और उचित व्यवस्था प्रबंधन के लिए प्राप्त होती है। यानी कि फर्म का जो व्यवस्था अंदर की है, फर्म में भाई जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है, उसके जो कारीगर हैं, ठीक है, वर्कर हैं, कुशल हैं, ओके जी, मशीन क्या है? लेटेस्ट है, अच्छे ढंग से चल सकती हैं, ठीक है, कम लोगों के द्वारा चल सकती है, जो लगे हैं फुल ट्रेंड है। ठीक है जी, ऊपर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है एकदम तकड़ा है। ओके जी, जो मैनेजर टॉप लेवल बैठा है, जिसे सीईओ कहते हैं वर्तमान में, क्या कहते हैं? सीईओ। ठीक है जी, तो सीईओ यदि क्या है, बहुत टैलेंटेड है, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनका जो सीईओ है, जैसे गूगल का है, तो एक आदमी टॉप पे बैठा दिया, उसको क्या करते हैं? करोड़ों रुपए का उसका वेतन है। क्यों दिया जा रहा है भाई इतना वेतन? क्योंकि वह
पूरे वर्ल्ड में देख रहा है कि भाई कि जो हमारी कंपनी है गूगल, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है जी, तो सोचता रहेगा, अच्छी अच्छी बातें सोचेगा ना। और नहीं सोचेगा और पता चला कि उसको लगाया और कंपनी को घाटा हो गया, तो कंपनी उसको चलता कर देगी। तो इसलिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं अपने सीईओ को सबसे ज्यादा वेतन देती हैं। ठीक है, क्यों? कि उसी के द्वारा उन्होंने भी फायदा कमाना है। तो देखिए, आंतरिक बचतें किसी फर्म को क्यों प्राप्त होती हैं? बात आ रही है उसकी आंतरिक कुशलता और उचित व्यवस्था प्रबंधन के कारण प्राप्त होती हैं। अब आगे बात करते हैं इसी में कि आंतरिक जो बचतें हैं, ऐसा नहीं कि प्रत्येक फर्म को प्राप्त होती है, क्योंकि एक ही जगह पर जहां पर क्या होता है, उद्योगों का स्थानीयकरण हो जाता है, अगल बगल बहुत सारी इंडस्ट्रियां एक ही प्रकार की हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी को भी लाभ हो रहा है, ठीक है जी, दूसरे की कंपनी को भी लाभ हो रहा है, सेम वही तीसरे को भी हो रहा है, चौथों को भी हो रहा है, पांचों को भी हो रहा है, 15 है तो 15 को हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, ये उसी फर्म को प्राप्त होगा जिसका क्या होगा, अच्छे उसके कर्मचारी होंगे, उसकी व्यवस्था अच्छी होगी, वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसी को ये लाभ मिलने वाला है। ओके जी, इट मीन्स ये हो गया कि जो बच्चा ठीक ढंग से पढ़ेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं कि बगल वाला नहीं पढ़ रहा तो भी सफल हो जाएगा, नहीं, जो अच्छे ढंग से पढ़ेगा उसी को सफलता मिलने वाली है। बगल में चाहे उसके बाद पूरे 50-60 बच्चे और भी हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ते हैं या औसत दर्जे का पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ाई से ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, जैसे हम फर्म के संदर्भ में कह रहे हैं। ओके जी, अब आगे बात करते हैं कि आंतरिक बचतें निम्न हैं, कि फर्म को जो बचतें प्राप्त हो रही हैं, बचत का अर्थ है कि हमने कह दिया उसको जो लाभ हो रहा है, लागत के ऊपर, औसत लागत के ऊपर जो उसको औसत आय प्राप्त हो रही है, इसका मतलब लागत से ऊपर उसको यदि आय प्राप्त हो रही है तभी जाके बचत होगी, उसी बचत को लाभ कहते हैं। तो आप इसको लिखेंगे आंतरिक बचतें कौन सी है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हमने लिखा है तकनीकी बचतें, यानी कि तकनीकी कारणों से फर्म को जो लाभ मिलता है, जो बचत प्राप्त होती है, उसे तकनीकी बचत कहते हैं। ओके, मतलब उसको फायदा हो रहा है कुल मिलाकर। तो देखिए, पहला क्या है, उत्तम तकनीकी की बचतें। अब जो कंपनी खरबों रुपए लगा रही है, खरबों रुपए लगा रही, माना सीमेंट की फैक्ट्री लग गई, नहीं, सीमेंट की नई फैक्ट्री किस स्थान पे लग गई, तो कौन सी मशीन का यूज करेगी भाई? वो बाबा आदम के जमाने की मशीन का यूज करेगा कि लेटेस्ट मशीन का यूज करेगा, कि जो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे सकती है, ठीक है, फास्ट गति से काम कर सकती है। तो ऐसी मशीनें क्या करती हैं, जब कोई फर्म अपने यहां लगाती है लेटेस्ट तकनीकी की, ठीक है, उत्तम तकनीकी की बचतें, जो मशीन नहीं होगी भाई, उसकी गति काम करने की क्या होगी, ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, और उस पर खर्चा क्या आएगा, कम आएगा। खर्चा क्या होगा, कम होगा। तो जो भी फर्म बड़ी होती है वह लेटेस्ट तकनीक को लगाने का काम करती है, क्योंकि उसके पास पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। तो पैसा लग गया तो समझ लीजिए कि मशीन भी बड़ी तेजी से काम करेगी, ठीक है जी, फट 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 क्या उत्पादन करना शुरू कर देगी, ठीक है, और बनाने की लागत क्या होगी, कम होगी, और जब बेचेगा तो क्या होगा, फायदा होगा। तो उत्तम तकनीकी कारण जो बचत प्राप्त होगी आधुनिक मशीनों को लगाने से, क्योंकि आधुनिक मशीनों को लगाने पर उनकी देखरेख की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है, ठीक है जी, उस पर खर्चा कम आता है, क्योंकि जो छोटी मशीन है उनको देखरेख पे भी, ठीक है, उससे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो उत्तम तकनीकी यदि की बचतें, यदि वो आधुनिक मशीन लगाता है और आधुनिक मशीन ज्यादा प्रोडक्शन करती है, ज्यादा उत्पादन करती है, ठीक है, तो उसको जो लाभ होता है वो इसमें आएगा। दूसरा है विशिष्टीकरण की बचतें, ठीक है जी, विशिष्टीकरण दूसरा क्या होता है कि जो फर्म होती है वो काम धंधों को अलग अलग व्यक्तियों में बांट देती है, ऐसा नहीं करती कि एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है। माना बात, एक पेंट की फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री है, पेंट की फैक्ट्री है, बाहर से कच्चा माल आ रहा है पेंट के लिए तो वही देख रहा है, ठीक है जी, पेंट के फैक्ट्री में, ठीक है, जहां मशीन लगी हुई है उसी को देख रहा है, वो भी वही देख रहा है, फिर पैकिंग हो रही है वही देख रहा है, कितना उसमें मिलाना रेशियो सब कुछ वही देख रहा है। तो इसमें क्या हो, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए विशिष्टीकरण होता है, कार्य विभाजन कर दिया जाता है कि कच्चा माल आ रहा है तो उसको देखने वाला व्यक्ति एक ऊपर बैठा, उसके नीचे सब लगे हुए हैं, ठीक है जी, तैयार माल वाला अलग है उसके लिए, ठीक है जी, बेचने वाले का काम अलग ही है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो लगा है, ठीक है, जहां बनना है उसको देखने वाले अलग ही है, मतलब सबका काम क्या है, विभाजन हो रखा है। तो वहां बैठा रखे होते हैं उनके विशेषज्ञ टॉप में, ठीक है, कि जो उस काम के बारे में जानता है, ठीक है जी। तो जब विशिष्टीकरण रहता है, अलग अलग व्यक्तियों को काम दिया जाता है, तो वो उस काम को करने में सफल हो जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, और उस एक्सपीरियंस के कारण फर्म को जो लाभ होता है उसे हम
विशिष्टीकरण की बचतें कहते हैं। अगला देखिए, फर्म के बड़े आकार के कारण बचतें। जब फर्म का आकार बड़ा होता है भाई, मतलब किसी भी फर्म का जब आकार बड़ा होता है, यानी कि फैक्ट्री का आकार जितना बड़ा होगा, ठीक है जी, तो बड़े आकार की हो और चाहे छोटे आकार की हो, तो क्या होता है, बड़े आकार की फैक्ट्री पर जो पैसा खर्च होता है, ठीक है जी, वह कम होता है, वो कम होता है। माना बात, बड़ी फैक्ट्री है, उसको देख रेख में हमने गार्ड लगा रखे हैं 100, ठीक है, और छोटी भी कंपनी है उसमें भी लगा रखे हैं 100, ठीक है, और मुनाफा किसको हो रहा है, बड़ी वाले को, और छोटी वाले को क्या हो रहा है, मामूली सा मुनाफा हो रहा है। तो देखिए 100 इसकी भी लगा रखे, 100 उसके भी लगा रखे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, फर्म का आकार यदि बढ़ता चला जाएगा तो तब भी उतने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उतने ही लोगों में अच्छे ढंग से काम चलाया जा सकता है जितना कि छोटी फर्म को चलाने में काम पर लोगों को लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए फर्म का जैसे जैसे आकार बढ़ता चला जाता है, जितना उसका विस्तार होता है, तो उससे उसको फायदा होने लगता है, यानी कि उसको ज्यादा एक्स्ट्रा दिहाड़ी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसके अलावा तकनीकी के अंदर अनुसंधान की बात आती है। जब फैक्ट्री क्या होती है, फर्में एक ही जगह पर रहती हैं तो अनुसंधान करती हैं। क्या करती हैं, अनुसंधान करती है कि भाई पेंट की फैक्ट्री है, नया पेंट कौन सा लाया जाए, ठीक है जी, कौन सा लाया जाए कि जो खूब चिपका रहे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा शाइनिंग आए, ठीक है, तो उस पर रिसर्च करती है, रिसर्च करती है, ठीक है, और जब उसको नया मिल जाता है तो उसका पेटेंट कर जाती है, उसको पेटेंट कर देती हो अपने नाम पे। अब किसी को देना है तो ठीक है भाई, बेचेगी उसको, नहीं तो अपना आप ही चलाएगी और फायदा कमाती चली जाएगी। तो देखो भाई, ये तकनीकी बचतें हैं, इसके अलावा और भी इसके अंदर बहुत सारी बचतें हैं। तो तकनीकी के कारण क्या होता है कि सबसे मेन बात यह है कि जब हम आधुनिक तकनीकी से काम करते हैं किसी फर्म में, सामान्य रूप से बता रहा हूं, तो फायदा होता है। माना बात, आपने क्या करना है, घर में एक गड्ढा खोदना है, लेबर लगा दीजिए, तो कई दिन लगा देंगे, ठीक है जी। अभी जेसीबी ला जाइए तो देखिए आप, ठीक है, दिनों का काम घंटों में हो जाता है, यही अंतर है, ठीक है। और जहां जेसीबी में हमें कम पैसा देना पड़ता है, वहीं हमें दिहाड़ी पे हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यही इंडस्ट्री के अंदर भी होता है। अब एक नंबर तो मैंने यहां लगा दिया, ठीक है जी। अब हमने 2 नंबर यहां लिखा है, ठीक है जी, कि प्रबंधकीय बचतें। पहले तो हमने तकनीकी बचतों की बात की, अब कर रहे हैं हम प्रबंधकीय बचतें। अब प्रबंधकीय बचतें क्या होती हैं भाई, कि देखो भाई, कंपनी को चलाने के लिए आदमियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे ऊपर सीईओ बैठा हुआ है उनका, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उसके नीचे अन्य अधिकारी बैठे होते हैं, ये होता है। तो प्रबंधकीय बचतें कैसे प्राप्त होती है, प्रबंधकीय के खर्चे में कमी। माना बात, एक मैनेजर है, एक मैनेजर है, ऊपर सबसे सीईओ बैठा हुआ है, उसके नीचे कितने हैं, माना बात 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। और 1000 वर्कर की उसकी जरूरत है, वो ठीक देख पा रहा है, तनख्वाह है उसको, जो वेतन मिलने वाला सीईओ का वो फिक्स है, माना बात उसको मिलना है 1 लाख रुपया, ठीक है, 1000 पे। और पता चला कि घट के वो 50 हो गया, 50 हो गया, तो तब भी क्या होगा, उसको उतने वेतन देना पड़ेगा, तब भी उसको क्या करना पड़ेगा, उतना ही वेतन देना पड़ेगा। तो तब क्या होता है कि जैसे जैसे फैक्ट्री का आकार बढ़ता चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंध के खर्चे में कमी आती है, ठीक है, कि ज्यादा लोग पर भी एक ही आदमी, कम आदमियों पर भी एक ही मैनेजर रहता है, तो दोनों में अंतर आ गया, क्योंकि वेतन तो दोनों को बराबर देना पड़ रहा है। तो जितनी ज्यादा वर्कर हैं तो उसका वेतन सेम ही रहने वाला है। ओके जी, बात समझ में आ गई होगी। दूसरा है कार्य विभाजन की बचतें, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो कार्य का विभाजन कर देती हैं, एक ही व्यक्ति से सारा काम नहीं करवाती हैं। जैसे वाहन उद्योग है, गाड़ी का उदाहरण देते हैं कि टायर है, टायर को बनाने वाला अलग है भाई, उसका जो एक्सल आ रहा है उसको बनाने वाले अलग ही फर्म है, ठीक है जी, उसको काम करने वाले अलग ही हैं, उसी पे काम करने, नेट बोल्ट बनाने वाले अलग हैं, गाड़ी की चेसिस बनाने वाले अलग हैं, ठीक है जी, गाड़ी का हॉर्न बनाने वाला अलग है, हैंडल बनाने वाला अलग है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से देखिए काम बांट दिए अलग अलग व्यक्तियों को, ठीक है, तो उसी काम को करेंगे, वो लोग वही काम करेंगे, तो उसी काम में क्या हो जाएंगे, करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जब काम विभाजन रहेगा तो काम विभाजन से काम जल्दी होगा, उसकी कॉस्ट घटेगी, कॉस्ट घटेगी, यानी कि जो आदमी 10 घंटे में काम कर रहा था उसको वह 5 घंटे में कर देगा, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, फर्म को लाभ होगा, मतलब पैसा कम देना पड़ेगा और उसको फायदा ज्यादा होगा, यही
कार्य विभाजन की बचतें कहलाती हैं। प्रबंध सुगमता की बचतें, कि प्रबंधन करने में क्या हो जाती है, सुविधा हो जाती है। मतलब फर्म क्या बड़ी कंपनियां हैं तो उनके अंदर क्या सीईओ, उसके नीचे तो बहुत सारे और क्या होंगे, कई मैनेजर हैं, ठीक है। उसकी सहायता करने के लिए कई मैनेजर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो बैठा हुआ टॉप में और वो खरबों की कंपनी है और एक ही व्यक्ति देख रहा है, तब तो पागल हो जाएगा पूरी तरह। तो उसके नीचे क्या है, उप प्रबंधक, उसके नीचे सहायक सहायक करके मतलब दुनिया भर के क्या है बैठे हुए हैं। तो ऐसा करने से जो बड़ा ऊपर का बैठा है उसके ऊपर वर्कलोड कम पड़ता है और वह कंपनी के विस्तार के बारे में आराम से सोच सकता है। उसके नीचे सलाहकार भी बैठे हुए हैं, ठीक है, सलाहकार भी बैठे हुए हैं कि हमें फर्म का कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसको बेनिफिट में लाना है। तो यहाँ पर प्रबंध सुगमता की बचतें हो जाएंगी, या फर्म को हम सुगमता पूर्वक चला सकते हैं और बेनिफिट में उसको लाना है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है बाजार संबंधी बचतें, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है किसी भी फर्म को कहां बेचना है, बाजार में बेचना है भाई, ठीक है। गाड़ी बिकेगी तो कहां बिकेगी, बाजार में बिकेगी। जंगल में बिकेगी, कहां बिकेगी, बाजार में बिकेगी। तो बाजार से उसको जो लाभ होगा फर्म को, वो उसकी बाजार की बचतें कहलाएंगी। क्या होगा उसको, परिवहन व्यय में कभी, तो देखिए भाई परिवहन व्यय, माना कि सीमेंट की फैक्ट्री है भाई, सीमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तो ले जाना है, पहले तो कच्चा माल आएगा, ठीक है, फैक्ट्री तक, फिर तैयार माल बाजारों तक भेजना है, ठीक है। तो क्या चाहिए, अरे ट्रक चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े वो क्या कहते हैं इनके लिए, कैप्सूल वाले चाहिए, बलगर चाहिए कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। तो इसलिए कंपनी क्या करेगी भाई, उसे लग रहा है कि हमारा तो क्या उसका नाम लाखों टन सामान एक दिन में ट्रकों से हमने इसको ढोना है, ठीक है, बलगर से ले जाना माना हुआ सीमेंट को, तो यदि हम दूसरे से लेते हैं काम, ये तो वो ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो ये समय वो क्या करेंगे, स्वयं की गाड़ियां ही खरीद लेंगे, ट्रक खरीद लेंगे, ठीक है, डंपर खरीद लेंगे, बलगर खरीद लेंगे, कैप्सूल खरीद लेंगे, ठीक है, कि जो कि एक तो बोरे में आता है, ठीक है जी, 50 किलो का कट्टा आता सीमेंट का, ठीक है। लेकिन जहां डैम बन रहा है तो वहां प्रत्येक कट्टा खोलते खोलते तो क्या उसका नाम बहुत टाइम लग जाएगा। तब क्या आता है, सीमेंट एकदम से बलगर, वो जैसे कि क्या उसका नाम पेट्रोल आता है, लेकिन वो बलगर बड़े होते हैं, उसमें किस में आता है, वो हट खुले में आता है, ठीक है जी, पूरा। उसके बाद जहां उसको ले जाना वहां उसको उतारना प्रेशर द्वारा भर दिया वहां, ठीक है जी। अब कट्टा कौन खोलता रहेगा। तो परिवहन व्यय में कमी, स्वयं गाड़ियां कंपनी अपनी खरीद लेगी, ठीक है, और अब उसको फायदा होने लग जाएगा, जो पैसा उसने दूसरे को देना था वो स्वयं उसको मिलने लग जाएगा। माना बात परिवहन व्यय का खर्चा उसको प्रति वाहन आ रहा था, एक गाड़ी का आ रहा था उसको खर्चा कितना, 20 रुपया। अब उसने अपने यहाँ खुद गाड़ियां ले ली, अब खर्चा कितना, 15 रुपया, 20 में से 15 घटा दीजिए तो कितना बचा, 5 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। तो ठीक है, ऐसा करने से उसको परिवहन व्यय में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, कम खर्चा करना पड़ेगा और पैसा उसका ज्यादा बचेगा, ठीक है। इसे बोलेंगे परिवहन व्यय में कमी। अगला विज्ञापन की बचतें। देखो भाई, विज्ञापन बड़ी फर्में देती हैं, टीवी पे आता है, अखबार में आता है, यूट्यूब पे आ रहे हैं, जहां जहां भी विज्ञापन आ रहे हैं तो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, विज्ञापन दे देती हैं। अब एक छोटी कंपनी दे, हाँ हमारा भी विज्ञापन कर दीजिए साहब, ठीक है जी। तो एक आध विज्ञापन दे दिया उसने तो उसको तो महंगा पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या देती है, दे दीजिए इन्हें अरबों रुपए दे दिया तो इनको सस्ते में पड़ेगा विज्ञापन, वो दिखाते जाएंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे लगातार विज्ञापन आते रहते हैं, टीवी आते रहते हैं बार बार, ठीक है। और हम जैसे देने लग जाएंगे तो एक महीने का खर्चा उठाना मुश्किल हो जाएगा और लाभ कुछ नहीं होने वाला है। तो जब भी क्या करते हैं, विज्ञापन बड़े स्तर पे दिए जाता है, ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, ज्यादा लंबे समय के लिए दिए जाते हैं, तो विज्ञापन के लिए कम पैसा चुकाना पड़ता है। कि एक यदि ऐड आता है बीच में 5-10 सेकंड का तो भाई पैसा कम पड़ेगा, ओके। तो और यदि कम देंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा भाई। तो बड़े पैमाने की बचतें कहां से प्राप्त, विज्ञापन से भी इनका पैसा बचने वाला है, कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, ओके जी। अगला है एजेंट संबंधी बचतें। अब क्या होता है भाई, कंपनी एजेंट भी रखती है, किस लिए रखती है, कि सामान को बेचना है। बाजार में आते हैं भाई कि भाई पेंट वाला आ रहा है तो पेंट का क्या ले रहा है, लेके आ रहा है सैंपल लेकर, ये पेंट हमारा एशियन का है या बर्जर का है, किसी भी कंपनी का है, ऐसा 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 बेच रहा है, ओके जी। तो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, एजेंटों को कमीशन देती है, ठीक है जी, कमीशन देती है। माना बात, कमीशन कितना दे रही है, 2% दे रही है। उसने कहा ठीक है जी 2% कमीशन देंगे आप। अब पता चला कि उसने 100 बाल्टियां बेची, ठीक है, 100 बाल्टियां बेची और एक बाल्टी कितने की है, 1000 रुपए की है। तो 1000 गुणा 100 कर दीजिए तो कितना बचता है, कितना बनता है, उस पर वो 2% का कमीशन देगी, ठीक है। और यदि वो उसको कर दे कि भाई तुमने क्या करनी है, 1 लाख बाल्टियां बेचनी है, तो उसका कमीशन 2%, अर्थात कमीशन की दर कम है, लेकिन ज्यादा बाल्टियां यदि वो बेच देता है
तो उसका कमीशन तो बढ़ेगा ही ज्यादा बेचने पर, लेकिन साथ में फर्म को भी लाभ होगा क्योंकि कम ही देना पड़ रहा है। लेकिन फर्म ने कह दिया जी क्या करना है तुमने कि हमारी 50 बाल्टियां बेचनी है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा वो 50, तो उसने कहा 50 पर क्या फायदा 2%, नहीं नहीं, उसने कहा ऐसा नहीं होगा भाई, अब मैं 5% लूंगा, ठीक है जी। कम बेचने पर क्या हो रहा है, परसेंटेज की दर बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि 50 में यदि 50 बाल्टियां बेचता हूँ, ठीक है जी, तो क्या फायदा होगा, ज्यादा नहीं होने वाला है, तो इसलिए वो दर को बढ़ा देगा। तो इसलिए बड़ी फर्में क्या करती हैं, एजेंटों को ज्यादा से ज्यादा माल बेचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और बोलती हैं कि हम आपको इतने दर पे देंगे, अब चाहो तो 10 बेचो या 10 लाख बेचो, तो पैसा चाहिए ज्यादा तो ज्यादा बेचना पड़ेगा। तो एजेंट संबंधी बचतें भी किसको प्राप्त होती हैं, फर्म को प्राप्त होती हैं। अगला देखिए वित्तीय बचतें, ठीक है जी, क्योंकि हमने बात करती बाजार संबंधी बचतें, ठीक है जी, और चौथे नंबर पे आ गया वित्तीय बचतें। अब वित्तीय बचतें क्या होती हैं सुन लीजिए भाई, उधार लेने में सुविधा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां भाई, जैसे रिलायंस जियो की बात कर दी, तो बाजार से यानी कोई बैंक उसको पैसा दे सकता है, ठीक है, पैसा उसको दे सकता है, उसे मालूम है कि इसने वापस कर देना, ये लाभ में चल रहा है, और हम तुम चले जाएंगे तो हमें 100 रुपए भी उधार नहीं देंगे बैंक वाले, ठीक है। तो इनकी साख होती है, अर्थात जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, कंपनियां होती हैं, इनकी साख होती है, साख होती है अर्थात मुनाफे में चल रही है, तो बैंक भी इन्हीं पे चलेगा। यदि ये फायदे में चलेंगी तो वो लोन वहां से उठाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि उधार लेने में सुविधा, बड़ी बड़ी जो फर्में होती हैं इनको उधार क्या होते हैं, बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से बहुत जल्दी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला क्या है, कम ब्याज दर पर साख, इन्हें की साख मीन्स होता है ऋण, कम ब्याज दर पर इनको ऋण मिल जाता है, ठीक है जी। किनको, ये जो फर्में हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जिनको की पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं, तो पैमाने की बचतें केवल बड़ी फर्मों को ही प्राप्त होती हैं। तो कम ब्याज दर पर कितना परसेंटेज होने के 3% पे मिल जाएगा जी आपको, क्योंकि उनको पता है ये तो ऐसा तो नहीं कि 1 लाख लेना है, 2 लाख 3 4 5 लाख, इन्होंने तो अरबों में लेना है, तो 3% चला जाएगा। यदि हम लेने चले गए, माना बात, ठीक है, हमारे लिए कितना है, लो जी 15%, कितना लिया तुमने उधार, 2 लाख, ठीक। तो इनको कम रेट पर भी क्या हो जाता है, लंबे समय के लिए उधार मिल जाता है, किनको, बड़ी फर्मों को। तो इसे कहते हैं वित्तीय बचतें, उधार लेने में सुविधा हो जाती है और कम ब्याज दर पर इन्हें बैंकों से पैसा मिल जाता है। 4 के बाद देखिए यहां पर आ गया 5वें नंबर का, ठीक है जी, जोखिम संबंधी बचतें, ठीक है, जोखिम संबंधी बचतें, रिस्क होता है कि फर्म जैसे हमारा बात कोई एक ही वस्तु का प्रोडक्शन करती है, तो क्या हो सकता है कि एक वस्तु की मांग कभी गिर भी सकती है भाई, तो ऐसे में फर्म को घाटा होगा, ठीक है जी। इसलिए फर्में क्या करती हैं, अनेक वस्तुओं को बनाने का काम करती हैं। जैसे आपने दुकानदार देखा होगा, एक दुकान में कई वस्तुएं होती हैं, साबुन भी उसके पास है, ठीक है, मसाला भी उसके पास है, मैगी भी उसके पास है, और क्या आलू भी रखा है, सब्जी भी रखा हुआ है, चाय भी रखी हुई है, ठीक है, छोले भी रखे हुए हैं, मतलब ये नहीं बिकेगा तो ये बिकेगा, ये बिकेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं से उसको घाटे की पूर्ति करनी है ना। जैसे दुकानदार सारी वस्तुओं को रखता है, ठीक है, एक से उसको यदि घाटा हो रहा है तो अगले से उसको लाभ होगा। अब पता चला कि एक ही रखा हुआ है, ठीक है, आलू ही रखा हुआ है, आलू सड़ गया तो आदमी भी क्या हो गया, सड़ गया। तो देखिए जोखिम संबंधी बचतें, ठीक है, कहां पर होती हैं इनको प्राप्त, फर्मों को कई वस्तुओं का उत्पादन, फर्में क्या करती हैं, कई वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, एक नहीं चलता है, एक घाटे में चलता है, तो अगली जो इकाई है उसकी, अगली फर्म है वो फायदे में चल रही है, ठीक है, तो इधर घाटे की पूर्ति अगली फर्म कर लेती है। पता चला कि नेट बोल्ट में घाटा हो रहा है जी, ठीक है, नेट बोल्ट बनाने में घाटा हो रहा है, वो पता चला कि बगल में क्या है, जो सीट बना रहा है उसमें फायदा हो रहा है, हो गया, इधर का घाटे की पूर्ति वहां कर लेगा, ठीक है, वहां नहीं हो रहा तो एक्सल जहां बन रहा है, ठीक है, गाड़ी का जो टायर होता है रबड़ वाला वो किस पे लगा रहता है, एक्सल पर लगा रहता है, तो वहां उसको फायदा हो रहा होगा, मतलब 5-7 उसके क्या होते हैं, फर्में अन्य होती हैं कि एक एक जगह का यदि घाटा होता है तो दूसरी जगह से लाभ उसको मिल जाता है, तो इसे कहते हैं जोखिम संबंधी क्या, बचतें। तो एक घाटे में तो अगले से फायदा, तो दोनों बराबर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा घाटे में रहेगी, अरे कुछ दिन बाद उसका समय भी तो आएगा, वो भी लाभ में आ जाएगी कुछ समय बाद, ठीक है जी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विदेशी बाजार। जो बड़ी फर्में होती हैं एक ऐसी होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है भाई, इनका बाजार अपने देश में नहीं होता है, विदेशों में भी इनका बाजार होता है, जहां चाहे इनकी वस्तुएं बिक सकती हैं, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका जैसे गाड़ी है भाई, मारुति सुजुकी की गाड़ी है, वो यही इंडिया में थोड़ी बिक रही है, वो तो विदेशों को भी क्या भेजी जा रही है, विदेशों को भेजी जा रही है। BMW जो अमेरिका में बन रही है वो तो इंडिया में भी आ रही है ना, ठीक है, तो वही चाइना में भी है, तो साउथ कोरिया में भी है, तो उधर इंग्लैंड कई देशों में है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी फर्में
अपने माल को बेचती रहती हैं, एक देश में, दूसरे देश में, तीसरे देश में, किसी देश में मतलब कम बिकेगा तो अगले देश में ज़्यादा बिकेगा, ठीक है जी। तो वहाँ पर भी उनको फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है जी। मतलब वस्तुएं बनी ऐसा नहीं होता कि बिकती नहीं है। अगला है देखिए, फर्म की ख्याति में वृद्धि। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्यों पनप रही हैं, ठीक है, वो इसलिए पनप रही हैं कि वो अच्छा प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है जी। अच्छा प्रोडक्ट बना रही हैं जिसको आप कह रहे हैं ओरिजिनल, लोकल नहीं चाहिए, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल बना रही है इसलिए उनकी ख्याति फैल रखी है। जैसे पेप्सी है, ठीक है, कोका कोला है, आप अब गर्मी आने वाली है, तुरंत आदमी पीने लगता है, उनके ऐसी साख बना दी उन्होंने, ठीक है जी। तो उनको आसानी से ले लेते हैं और उनकी जगह एक नया प्रोडक्ट आ जाए तो आदमी पीना नहीं पसंद करता है, उसने कहा ना नहीं तो मैंने सुना ही नहीं इसका नाम, ठीक है। देखिए फर्म की ख्याति में वृद्धि हो जाती है। अगला है कच्चा माल की आसान प्राप्ति, यानी कि इन फर्मों को क्या होता है, जहां से माल उठाती हैं, जैसे सीमेंट बनाना, तो सीमेंट को बनाने के लिए कोयले की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी, अन्य चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो ये विभिन्न जगहों से माल को मंगाने का काम करती हैं फर्में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कोयला तो नजदीक से लेना पड़ेगा, यदि भारत में नहीं तो विदेशों से मंगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक देश में यदि नहीं मिल रहा है तो दूसरे देश से ले लेंगे, ठीक है, या अगले देश से ले लेंगे। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, कच्चे माल को आसान तरीके से इनको मिल जाता है, क्योंकि हर मार्केट तक इनकी पकड़ होती है, क्योंकि इनके पास पैसा है, दम खम है, सारा चीज इनके पास बनी हुई है। इसके अलावा हम और भी बात कर लेते हैं कि आंतरिक बचतों में इन फर्मों को क्या होता है कि जो कच्चा माल ये लेती हैं, ठीक है, इनको सस्ता मिल जाता है। कच्चा माल सस्ता क्यों मिलता है इनको, क्योंकि ये कच्चे माल को, माना कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी फर्म है, जैसे अंकल चिप्स है, ये कुरकुरे बनाने वाली है, ठीक है जी, माना बात इनको आलू की जरूरत है, तो इन्होंने 1-2 किलो आलू खरीदना नहीं है। हम बाजार में जब जाते हैं तो 1-2 किलो आलू खरीदेंगे तो बोलेंगे क्या क्या रेट है भाई, 40 रुपए किलो है, ठीक है जी। आपने कह दिया मुझे 1 टन चाहिए, ठीक है जी, 1000 हमें किलो चाहिए, तो फिर आपका रेट क्या हो जाएगा, सीधे घट जाएगा। तो ऐसे ही जब ये बड़ी फर्में, ये कंपनियां क्या करती हैं, सामान को खरीदी, कच्चा माल को, जिससे कि इन्होंने चिप्स बनाना है माना, तो आलू को लेंगे तो टनों में लेंगे ना, तो इसलिए इनको कच्चा माल मिलता है सस्ता। क्या मिलता है, सस्ता। और जब तैयार माल को ये बेचते हैं वो बिकता है महंगा। तो कच्चा माल जब ये बल्क में लेते हैं, बड़े समूह में लेते हैं, तो इनको ऐसा करने में सस्ता मिलता है और जिससे इनको लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये जो बचतें मैंने बताई किसी फर्म की पैमाने की बचतें, ये हैं बड़े पैमाने की बचतें, कि बड़े पैमाने की बचतें अर्थात जो फर्में बड़ी बड़ी हैं उन्हीं को ही मिलता है इसका लाभ। तो ये सारी की सारी जो बचतें हैं वो मैंने अभी आपको बताई आंतरिक बचतें। आंतरिक बचतों के बाद दूसरे प्रकार की जो बचत है उसे कहते हैं बाह्य बचतें। तो जो आंतरिक बचतें हैं वो केवल फर्म विशेष को ही प्राप्त होती हैं, अर्थात सभी को नहीं मिलता इसका फायदा। ये वही फर्म प्राप्त करती हैं कि जिनमें क्या होता है, कुशल प्रबंधन होता है, उत्तम तकनीकी उनके पास है, मतलब हर चीज उनके पास है, पैसा उनके पास है, जिनकी चर्चा मैं आंतरिक बचतें में या बचतों में कर चुका हूं। तो आंतरिक बचतें केवल कुछ फर्मों को ही इसका लाभ मिलता है। दूसरा आता है बाह्य बचतें, ये दूसरे नंबर की बचतें हैं। ये वाली बचतें फर्म विशेष को ही इसका लाभ नहीं मिलता है, बल्कि उस क्षेत्र में जितने भी उद्योग धंधे हैं उन सभी को इसका फायदा मिलने वाला है। तो जो बाह्य बचतें हैं, यहाँ पे लिखा है सभी उद्योग धंधों को मिलता है। क्या मिलता है, बाह्य बचतों का फायदा मिलता है। यही अंतर दोनों बचतों में है। तो देखते हैं कि बाह्य बचतों में पहला क्या भाई, कुशल श्रमिकों की प्राप्ति, कि जहां पर उद्योगों का क्या हो जाता है, स्थानीयकरण हो जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां जहां पे लग जाती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री अर्थात जिनमें ज्यादा पैसा लगा है, तो यहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो एक्सपर्ट लोग इनको चाहिए, ठीक है, कुशल श्रमिक इनको चाहिए। तो कुशल श्रमिक यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या अगल बगल क्या हो जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर खुल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में कुशल श्रमिक आसानी से फर्मों को प्राप्त होने लगते हैं, वो भी सस्ती दर पर, ठीक है जी। दूसरा देखें, यातायात की सुविधा और संचार की सुविधा, यानी कि जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे, बहुत सारी इंडस्ट्री जहां पे लग जाती हैं, तो वहां पर जो सड़कें होती हैं वो अच्छी होती हैं, चौड़ी होती हैं, ठीक है, जिसमें गाड़ी जो है आसानी से आ और जा सकती है, तेजी से आ जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जाम लग गया झक झक करके, ठीक है, और दुनिया भर का डीजल या पेट्रोल उसने फूंक दिया, ओके। तो यातायात की सुविधा होती है, ठीक है, द्रुत गति से गाड़ियां आ जा सकती है, रोडें अच्छी होती है, जिससे क्या होती है, लागत घटती है। साथ में संचार की सुविधा, वहां पर क्या हो जाती है, संचार, जैसे नेट की बात कर लीजिए, ठीक है, आजकल तो नेट का ही जमाना है,
तो सारी चीजें आज क्या करनी पड़ रही हैं, जाना नहीं पड़ रहा आदमी को सामान देखने, ठीक है। ये पेमेंट करने के लिए वहां नहीं जाना पड़ रहा, सारा ऑनलाइन हो रहा है। तो जहां पर संचार की सुविधा है, टेलीफोन की सुविधा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर यातायात की सुविधा होने से यातायात व्यय घटता है, और साथ में संचार की सुविधा होने से सामान को मंगाने, ठीक है, मंगाने, ठीक है, और या भेजने में आसानी होती है। फोन कीजिए, ऑर्डर करिए, ठीक है, तुरंत आपको सामान मिल जाएगा कम रेट पर, आदमी को आना जाना नहीं है, ठीक है। तो उससे जो पैसा बचेगा उसे बाह्य बचत कहेंगे। विपणन की सुविधा, अब क्योंकि जहां पर फैक्ट्री में माल बन रहा है, मोबाइल बन रहा है, तो बाहर उसको बेचना है, ठीक है। तो बेचने वाले जो अन्य जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हैं इसको लेना चाहते हैं, मैं बेचना चाहता हूं इसको, ठीक है जी, मैं होलसेलर बनना चाहता हूं, तो वहीं पहुंच जाएंगे आसान से। तो ऐसी स्थिति में इनको मार्केटिंग की सुविधा मिल जाती है। विपणन करता है मार्केटिंग, अर्थात जो सामान वो बना रहे हैं, सीमेंट बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, ठीक है, चाहे चिप्स बना रहा है, चाहे वो चश्मा बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, ठीक है जी, वो आसानी से बिक जाएगा। इन्हीं कंपनियों के पास लोग पहुंच जाएंगे माल को खरीदने के लिए। अगला देखिए, बैंकिंग सुविधाओं का विकास, यानी कि जिस क्षेत्र में उद्योग धंधे एक जगह पर होंगे उसके पास क्या होंगे, बैंक बनेंगे। बैंक जानते हैं कि भाई उद्योगों को धन की जरूरत है, तो बैंक यहाँ पे होंगे, तो फिर क्या होगा, सुविधा रहेगी उद्योग धंधों को, ठीक है भाई, पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है, कहाँ, बैंक में। तो बैंक की जो सुविधाएं मिलने वाली हैं वो किसको मिलेंगी, वो वहां पर रहने वाली जो कंपनियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उनको मिलेगा, सभी को मिलेगा, ठीक है। बैंक में ऐसा नहीं कि किसी एक फर्म ही पैसा जमा करेगी स्टेट बैंक में, भाई जितने अगल बगल वो सब क्या कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, भेज सकते हैं, ये तो काम करना है, ठीक है, ऋण लेना, उधार लेना, जो भी है। अगला है विद्युत शक्ति का विकास। अब जिस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज खुलती हैं बड़े पैमाने की, तो वहां पर ज्यादा लाइट चाहिए, बड़ी मात्रा में लाइट चाहिए। तो जब ज्यादा लाइट चाहिए उनको, तो बिजली की जो दर है वो कम होगी भाई, ठीक है, यूनिट 4 रुपए की जगह पता चला उनको 2 रुपए में मिल जाएगी, तो बिजली उनको सस्ती मिलेगी। तो इससे उनको क्या होगा, फायदा होगा, किसको, सभी को मिलेगा। बिजली का जो बिल है उनका कम आएगा, तो इसका फायदा एक ही फर्म को थोड़ी मिलेगा कि एक फर्म को 2 रुपए का रेट है और एक को 4 का रेट है, सभी के लिए एक ही रेट रहेगा। इसलिए बाह्य बचतें जो होती है, अगल बगल जितने भी उद्योग धंधे हैं, इसका फायदा सबको मिलता है। अगला देखिए, अनुसंधान की बचतें। अब क्योंकि अनुसंधान में होता है रिसर्च करना, अब रिसर्च यदि कोई फैक्ट्री या फर्म करती है, या 2-4 फर्में मिलकर कर सकती है कि भाई नई टेक्नोलॉजी का विकास करना है, ठीक है, और यदि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है, तो आपस में बांट भी सकते हैं, शेयर उसको कर सकते हैं, तो उन सभी को क्या होगा, इसका फायदा होने वाला है अनुसंधान की, ठीक है जी। या उनके पास पैसा कम है, तो 4-5 कंपनियां पैसा एक साथ लगाकर क्या कर सकती है, अनुसंधान पर पैसा खर्च कर सकती है और नई टेक्नोलॉजी लाकर फायदा कमा सकती है, फिर ये अन्यों को भी दे सकती है। तो अनुसंधान की बचतें हो गई। कच्चे माल की आसान प्राप्ति, अब क्योंकि जिस क्षेत्र में उद्योग धंधे हैं तो वहां पर कच्चा माल तो चाहिए, ठीक है, सीमेंट बनाना है तो कच्चा माल चाहिए, लोहा बनाना तो कच्चा माल चाहिए, ठीक है, चिप्स बनाना तो कच्चा माल चाहिए, जैम बनाना तो कच्चा माल चाहिए, मतलब कच्चा माल तो चाहिए हर चीज के लिए। तो ऐसे में वहां पर सस्ता माल मिल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है, जो जिसके पास कच्चा माल है उसको पता है कि यहाँ पर जो माल लेंगे वो लगातार लेंगे, 4 दिन के लिए कंपनी नहीं रहेगी, इसने वर्षों तक काम करना है, तो क्यों नहीं इन्हीं से ही क्या उसका नाम ठेका कर दिया जाए। तो हम इनको, ठीक है, क्या करेंगे, बल्क में, बड़े समूह में, ठीक है, टन में माल देंगे, तो हमें भी फायदा, इनको भी फायदा। तो ठीक है, कच्चा माल वहां पर आसानी से मिल जाता है। अगला है सहायक उद्योग धंधों का विकास। उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमारा एक फैक्ट्री लग गई, ठीक है, जैसे हमने बात करी कि जहां पर तेल की रिफाइनरी होती है, तो तेल की रिफाइनरी में जहाँ डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन वगैरह बनता है, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें बचती है, तो उसी से क्या बन रहा है, पॉलिथीन भी बन रहा है। पॉलिथीन में थैलियां बाजार में आ रही है, प्लास्टिक आ रहा है, तो देखिए उसी के अगल बगल क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसी जगह पर, मतलब कई किलोमीटर दूर भी हो सकता है कि जहां पर प्लास्टिक की फैक्ट्री लग गई, ठीक है, ये जो हमारा कपड़ा पहन रखा है, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का प्लास्टिक ही है, ये भी कहाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से जहां पर तेल रिफाइनरियां होती है, उसी के आसपास प्लास्टिक की फैक्ट्रियां, ठीक है, स्थापित हो जाती हैं। जैसे, या इसके अलावा क्या हो सकता है कि जैसे कि पेट्रोलियम इलाके के आसपास क्या होता है कि जो गैस है, तो एलपीजी सिलेंडर है, तो एलपीजी कहां से निकलेगी, वो भी इसी का प्रोडक्ट है, किसका, पेट्रोलियम का, अर्थात खनिज जो तेल है उसी का प्रोडक्ट है। तो जितने भी हमारे कपड़े हैं जो क्या करते हैं, तुरंत आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो ये सब पेट्रोलियम का जो खराब, ठीक है, माल बचता है उसी से ही बनता है, मतलब माल बेकार नहीं जाता है। तो इसलिए उसके अगल बगल में अन्य सहायक उद्योग धंधे विकसित होते हैं और उनको भी फायदा होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं
ये जो बचते हैं या जो लाभ होने वाले हैं किसी फर्म को, ये एक फर्म को नहीं होने वाले हैं। ठीक है जी, ये उस क्षेत्र में जितनी भी फर्में हैं सभी को इसका कॉमन लाभ मिलने वाला है। और इनको कहते हैं बाह्य बचतें। और आंतरिक बचतें हमने पहले बात की कि केवल उसी फर्म को मिलेगा जिसका ठीक ठाक चल रहा होगा। ठीक है, जहां सब ठीक ठाक चल रहा होगा, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है जी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो इनमें कोई अंतर नहीं है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आंतरिक बचत ही होती है। ठीक है, हाँ, फर्म की दृष्टि से ये अलग है, ये अलग है। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बचतों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। उसके लिए कौन सी बचत है? उसके लिए जो बचत हो रही है वह आंतरिक बचत ही हो रही है। इस प्रकार आज हमने इस टॉपिक के अंदर आपको क्या बताया, बहुत ही विस्तार से हमने आपको बताया कि पैमाने की बचतें या मितव्ययताएं किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से फर्म और उसके आसपास के जो उद्योग धंधे हैं उनको प्राप्त होती हैं।